अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान का आइंदा माली साल का बजट पेश कर दिया गया और बजट पेश कर देने के 10-15 दिन बाद वन फाइन मॉर्निंग प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब आते हैं और वो सुपर टैक्स लगाने का इंदिया देते हैं कि पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल सेक्टर बिलखुसूस जो बड़ी सनतें हैं इनके ऊपर सुपर टैक्स 10% के हिसाब से नाफिज किया जाएगा। इन सेक्टर्स में हमारा बैंकिंग सेक्टर है, एविएशन सेक्टर है, टेक्सटाइल है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, शुगर है, बेवरेज है, स्टील है, ऑयल एंड गैस है, फर्टिलाइजर, सिगरेट और केमिकल्स के शोबे इसमें शामिल हैं। उनकी ये स्पीच या उनका ये स्टेटमेंट आया और उसके बाद जो एक नीजक रिएक्शन हमने देखा पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में, तकरीबन 2000 पॉइंट्स इंडेक्स नीचे गिर गया। और बात ये थी, एक जो बॉटम लाइन पर बात की जाए वो यही थी कि जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उसको बहुत बड़ी जिक पहुंचेगी, उनका 39% से ज्यादा उनका जो है वो टैक्स हो जाएगा कॉर्पोरेट सेक्टर का। और ऐसे में बजाय इसके कि आप एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर आते, आप होलसेलर और रिटेलर के ऊपर आते, आप जो टैक्स अदा कर रहा है उसी के ऊपर जो है ये भारी बोझ दोबारा डाल रहे हैं। बहरहाल इसके ऊपर डिबेट जारी है, इसके ऊपर जो है मुख्तलिफ शोबे जो हैं, मुख्तलिफ सेक्टर जो हैं वो SOS अपील भी कर रहे हैं। इस टैक्स के हवाले से इससे क्या मुराद है, ये क्यों लगाया जाता है और कानूनी तौर पे ये कहां खड़ा है, इसके हवाले से मैं बात करूंगा। डॉक्टर इकरामुल हक माहिर मालियाती उमूर मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा ये सुपर टैक्स होता क्या है। ये कहा जा रहा है कि ये उमूमी टैक्स के ऊपर एक टैक्स लगा दिया जाता है, फिर प्राइम मिनिस्टर का ये कहना है कि इसे हम तखफीफ गुर्बत के लिए इस्तेमाल करेंगे और मिफ्ता इस्माइल साहब वजीर खजाना जो है वो ये कह रहे हैं कि ये टैक्स गुज़श्ता 4 रिकॉर्ड बजट खसारों को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। जबकि माहिरीन ये कहते हैं कि सुपर टैक्स की नौयत जो है वो नहीं बताई जाती, अगर बता दी जाती है, उसका मकसद बता दिया जाता है तो फिर वो लेवी बन जाता है, जैसे कि इस वक्त हम पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी जो है वो वसूल कर रहे हैं। तो ये जरा गुत्थियां सुलझाइएगा सर पहले। जी मैं अर्ज करूं इमरान साहब के सबसे पहले तो ये सुपर टैक्स का कॉन्सेप्ट 1979 का जो ऑर्डिनेंस ज़ियाउल हक साहब ने किया था उसमें सुपर टैक्स जो था वो फर्म को लगता था और सुपर टैक्स के बाद जो आमदनी होती थी यानी कि जो इससे आते थे उसके ऊपर फर्म के पार्टनर्स को फिर इनकम टैक्स लगता था। सरचार्ज अलबत्ता एक चीज थी वहां पे जो आमतौर पे लगाई जाती थी इनकम टैक्स से ज्यादा, और वो साइट के केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि लगाया जा सकता है क्योंकि इनकम टैक्स सरचार्ज दो अलग-अलग चीजें हैं, ये डबल टैक्सेशन नहीं है। इस केस में आप याद रखना चाहिए कि 4B 2015 में 1 साल के लिए लगाया था और फिर उसको 3 साल जारी रखा और बैंकों के केस में तो उसको बगैर किसी आमदनी के था और बाकियों के केस में 500 मिलियन की इनकम पे था। अब उसी से का सहारा लेते हुए 4C लाए हैं और उसका पर्पज ये बयान किया है। 4B तो जो है वो हाई कोर्ट तीनों इस्लामाबाद, पंजाब की लाहौर हाई कोर्ट और जो है सिंध की हाई कोर्ट कराची में उसको इंट्रा वायरिज यानी कि आइन के मुताबिक करार दे चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में वो मामला पेंडिंग है और 50% पेमेंट पे जो लोग गए थे उनको स्टे मिला हुआ है। उसके दरमियान में एक केस इनकम सपोर्ट लेवी का आया जिसमें के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये होल्ड किया और उन्होंने सिंध हाई कोर्ट की जजमेंट को जो था वो उसको तस्दीक करते हुए उसकी एंडोर्समेंट करते हुए कहा कि कोई भी टैक्स जिसके अंदर मकसद बयान किया जाए उसको फिर दोनों हाउसेज में जाना जरूरी है, यानी कि नाम टैक्स हो, लेवी हो, सेस हो, कुछ भी हो, मगर अगर आप पर्पस बयान करते हैं तो फिर तो आपको उसके लिए फंड बनाना पड़ेगा, उसके लिए यूटिलाइज करना पड़ेगा। मेरा ख्याल है कि यहाँ पे भी ये गलती हो रही है कि 4B की तरह 4C को कहा जाता है कि गुर्बत के खात्मे के लिए, और मिफ्ता साहब ने सही कहा कि दरअसल जो भी 2022 में रेट्रोस्पेक्टिवली यानी कि लोग अपनी इनकम तो कमा चुके हैं मगर फिर उनको उस पे ऊपर कंपनीज को जो है वो एक एक्स्ट्रा ये जो 12 सेक्टर है उसको खास तौर पर ये हिट करेगा कि उनको अपनी जो आमदनी यानी बैंक जैसे 31 दिसंबर 2021 को क्लोज कर चुके थे अब उनको देना पड़ेगा, और जो बाकी कंपनियां तो जैसे 30 जून को अपने अकाउंट बंद करेंगे तो उनको देना पड़ेगा। जाहिर है वो मुनाफा भी जो अच्छी लिस्टेड कंपनीज होती हैं बांट चुकी होती हैं, डिविडेंड दे चुकी होती हैं, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल है कि वो फिर इसको अगले साल के अपने अकाउंट्स में प्रीवियंस करें या पिछले साल, क्योंकि जाहिर है जो गुजर चुका है उसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल था अगर लगाना था इस तरह का कोई अमीरों पे टैक्स तो फिर जो कंपनी के मालकान यूजुअली हमारे यहाँ आपको पता है कि लिस्टेड कंपनीज के भी क्लोज फैमिली जो है ये कंसर्न्स होते हैं, तो फिर उनकी दौलत पे लगा लेते या उनकी डिविडेंड्स पे लगा लेते।
आपको पता है कंपनी तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देती है या अपने पास रख लेती है फ्यूचर की एक्सपेंशन के लिए या बिजनेस को और बढ़ाने के लिए। तो कैपिटल फॉर्मेशन को जो है वो जरूर हमने हिट करना था, दौलत को हिट करना है तो फिर आप उनके मालिकान को टैक्स लगाइए, बड़ा अच्छा होता अगर। नहीं, हुकूमत तो क्लेम कर रही है ना सर कि हमने अमीरों पे टैक्स लगा के और गरीबों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की, हुकूमत तो ये कह रही है। ये गलत कह रही है ना। देखिए कॉर्पोरेट का मुनाफा कंपनी के पास थोड़ा रहता है, वो या तो उसको अपने किसी रिजर्व में ले जाती है या उसको वो डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। अगर आपको याद होगा डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स के ऊपर भी उन्होंने डीम किया था और फिर उसको डिविडेंड ट्रीट कर लिया था। आप डिविडेंड्स पे टैक्स लगा, अगर उनकी जाती दौलत पे लगाना था तो फिर शहबाज शरीफ साहब, मिफ्ता और जो भी बड़े बड़े लोग हैं वो अपनी दौलत का 20% जो है सरेंडर कर दे ताकि हमारे जो गरीब लोग हैं उनकी कुछ मदद हो सके। ठीक है, यानी यहाँ पे क्लियर हो गया कि ये टैक्स बजाय फर्म के, बजाय कंपनी के, ये कंपनी मालकान जो ओनर्स हैं उनके आमदन के ऊपर लगता तो ज्यादा मुनासिब था। इससे पाकिस्तान में कैपिटल फॉर्मेशन के लिए प्रॉब्लम होगी, कंपनी का जो रनिंग एक्सपेंसेस हैं या उनकी जो लिक्विडिटी है उसमें प्रॉब्लम होगा। एक चीज जो पहले आप बता रहे थे, मैं चाहूंगा थोड़ा सा और ज्यादा इसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा। पाकिस्तान में जो 31 दिसंबर को हमारे बैंक्स क्लोज करते हैं और 30 जून को हमारी कंपनीज करती हैं, तो बैंक्स तो ऑलरेडी अपना डिविडेंड वगैरह बांट चुके हैं। अब उनको इन बुक्स के अंदर लेना जा रहे कि क्लोजिंग उनकी सितंबर में है, उनके लिए प्रॉब्लम होगा, एक बड़ा जेन्युइन उनके लिए प्रॉब्लम होगा। जी बिल्कुल, उनके लिए तो ये देखिए ना, उनको पता नहीं था 6 महीने पहले तो वो अकाउंट क्लोज करके डिस्ट्रीब्यूट करके प्रॉफिट्स भी दे चुके थे, यानी कि पीएलएस अकाउंट्स वालों को, और उसके बाद जो डिविडेंड्स थे वो भी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके थे। अब आप उनसे 6 महीने बाद कह रहे हैं तो वो तो अगले साल के फिर अकाउंट्स में ही उसको काउंट फॉर करेंगे और वहां का मुनाफा भी कम होगा। जी हाँ, मेरा ख्याल ये है कि आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर ये उनका मकसद था कि किसी जो कंपनी के मालिकान है उनकी दौलत में से लिया जाता तो फिर उनकी मूवेबल एसेट पे लगा लेते और दोनों हाउसेज में भेज देते अगर गुर्बत कम करनी थी, और अगर उनकी आमदनी पे लगाना था तो उनके डिविडेंड्स जो 15% पे टैक्स होते हैं उसके ऊपर सुपर टैक्स लगा लेते। तो ये बहुत मुनासिब होता, बजाय इसके कि कंपनीज के जो लिक्विडिटी है उसको आप जो है हार्म कर रहे हैं। तो अब क्या वो बैंक से बोरो करके जो है ये सेक्टर्स भी क्या दोबारा लगाएंगे? हमें इससे कोई नहीं कि उन्होंने प्रॉफिट ज्यादा कमाए हैं तो वो प्रॉफिट कहाँ गए हैं? नहीं तो इसमें क्या मौक़िफ़ है पाकिस्तान बैंक्स एसोसिएशन और जो आपके पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल और बड़ी बड़ी ज़ाहिर है क्या आपके तो सब ताल्लुकात भी होंगे, आपसे बात भी हो रही होगी, क्या लाए अमल इसके ऊपर लेकर चलेंगे? इसको किसी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज किया जाएगा? जाहिर है अगर जैसे 4B चैलेंज हुआ है, अगर इसके ऊपर मकसद रहा कि ये गुर्बत के खात्मे के लिए है तो फिर तो ये डेफिनेटली चैलेंज होगा, क्योंकि कोई भी जो है आप इम्पोजिशन जो है उसको किसी पर्पस के साथ इनकम टैक्स में तो नहीं लगा सकते हैं। हाँ, अलबत्ता आप उसको किसी और जगह लगाना चाहें और तो फिर आपको फंड बनाना पड़ेगा अगर आपने उसको, और उसके लिए पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से मंजूरी भी जरूरी है। जी बिल्कुल जरूरी है। ये तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इनकम सपोर्ट लेवी वाले केस में बिल्कुल क्लियरली कह चुकी है, और उस वक्त तक ये 4B जो हमारा है ये भी अभी टेस्ट हो रहा है जो भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। तो चूंकि 4B के बाद ये इनकम सपोर्ट लेवी का फैसला आया है तो उसका उसके ऊपर बहुत इम्पैक्ट होगा। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा जरा नाजरीन के लिए बता दीजिएगा कि लेवी और सरचार्ज वगैरह में ये फर्क क्या होता है, बुनियादी फर्क क्या होता है? जी जो भी इस वक्त तक हमारे यहाँ केस है उसमें यह क्लियरली कहा गया है कि कोई भी आइटम जिसे आप आइन के आर्टिकल 73 में मनी बिल में पेश करना चाहते हैं उसके अंदर अगर आप पर्पस बयान करेंगे या वो टैक्स के उन असूलों के खिलाफ होगा जिसे हम कह सकते हैं कि वो उन टैक्सों से रिलेटेड है जिसमें सूबे भी हिस्सा रखते हैं, यानी एनएफसी के तहत उनको भी उसमें से शेयर मिलता है, अगर वो ऐसे टैक्सेस हैं फिर तो आप मनी बिल में ले सकते हैं। मगर अगर आप कोई कार्बन टैक्स लगाना चाहते हैं, हेल्थ टैक्स लगाना चाहते हैं, कोई सरचार्ज लगाना चाहते हैं, कोई लेवी, कोई सेस लगाना चाहते हैं और मकसद भी बयान कर देते हैं तो उसके लिए फिर एक फंड बनाएं, ट्रांसपेरेंसी से उसके अंदर फंड रखें और वहीं से उसी मकसद के लिए सिर्फ खर्च करें, फिर आप उसको ना सूबों को दे सकते हैं और ना उसका कोई और मसरफ आपके ज़हन में होना चाहिए। ठीक है सर, अदर देन दिस जब हम मालकान की बात कर रहे हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर की बात कर रहे हैं, हम क्यों ये चीज भूल जाते हैं कि आपके मुल्क का एग्रीकल्चर सेक्टर 23% आपकी जीडीपी ग्रोथ के अंदर वो कंट्रीब्यूट करता है और लेस देन 1% और हार्डली 1 or 2% जो है वो आपके टैक्सेस के अंदर उसका कंट्रीब्यूशन होता है। होलसेलर, रिटेलर, एक
पैरेलल पूरी इकोनॉमी पाकिस्तान में चल रही है, वो टैक्स नेट से बाहर है। पूरी कोशिश की पॉइंट ऑफ सेल मशीन लगाकर उनको टैक्स नेट के अंदर लेकर आने की और सारी चीजों की तरीन साहब ने, शौकत तरीन साहब ने, लेकिन इस वक्त जो है वो फिक्स टैक्स रिजीम के अंदर लेकर आके उनको सहूलत फराम कर दी गई। यहाँ ये वहां से भी तो कर्ज किया जा सकता था। जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया। जहां तक तो एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स का आपने जिक्र किया, उनको तो एग्रीकल्चर जमीन रेंट पे होती है, वो खुद तो उसमें कोई काश्त नहीं करते हैं, तो उनको ऐसे ही टैक्स करना चाहिए जैसे कि आप रेंटल इनकम को टैक्स करते हैं। और मेरा ख्याल है कि अब वो जो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स की डेफिनेशन है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में, वहाँ अब तरमीम करनी चाहिए, बल्कि ये बिल पास होने से पहले वहाँ तरमीम कर ले तो बहुत सा टैक्स तो हमें वहीं से मिल जाएगा। और दूसरा आपने सही कहा, जो ट्रेडिंग क्लास है, चाहे उसमें होलसेलर है, चाहे कमर्शियल इंपोर्टर्स है, चाहे उसमें ज्वेलर्स है, ये सब तो बिल्कुल भी किसी तरह से टैक्स जो है वो अपनी नेट इनकम पर नहीं देना चाहते। और आपने देखा होगा कि इसी की वजह से हमें बार बार FATF में भी प्रॉब्लम आती है। जब वो कमर्शियल इंपोर्टर बताएगा ही नहीं उसकी डेबिट साइड क्या है, तो जाहिर है सवाल पैदा होंगे। फिर कल को वो बहुत बड़ी कोई इन्वेस्टमेंट देगा तो कहेगा जी मैंने तो आपको फुल एंड फाइनल टैक्स दे दिया था, मुझे तो इतना प्रॉफिट हुआ था। इसी तरह आपने सही कहा कि जो दुकानदारों को कह रहे हैं कि हम फिक्स में ले आए, तो पहले ही उनकी बिजली के ऊपर जो 42,500 तक टैक्स था वो फुल एंड फाइनल था। इसी तरह सेल टैक्स भी उन पे ले रहे थे और एडिशनल सेल टैक्स भी ले रहे थे। तो नई बात क्या की है, अब सिर्फ यही कहा है कि भाई आप रिटर्न देने की तकलीफ भी ना करें और यही हम आपका ये फिक्स टैक्स तो बहुत ही बुरी बात है। या तो आप नेट इनकम पर जाएं या फिर आप प्रिजम्पटिव में चलिए अलाही कॉटन की शक्ल में, लेकिन इन एडिशन टैक्स लगाना और तो बहुत ही गलत बात है। और इससे मैं समझता हूं कि पाकिस्तान का ओवरऑल केस भी हर जगह कमजोर होगा। शायद बाद में IMF भी इस पर एतराज करे कि आप इस तरह की एक कदम डॉक्यूमेंटेशन की तरफ बढ़ाते हैं और 4 कदम फिर पीछे लेते हैं। तो ये हमने अब तरीका ही बना लिया है। अब देखिए ये तो बहुत ही आप भी इस पर एग्री करेंगे कि बहुत ही गलत बात है कि आप कहें कैपेसिटी टैक्स। अब बिजली का बिल का सेल्स के साथ क्या ताल्लुक है, मुझे तो इस बात की आज तक समझ नहीं आई है। अब आप कह रहे हैं सेल टैक्स में आपका इनकम टैक्स भी होगा और आपका उसमें सेल टैक्स भी होगा, वो तो कंजम्पशन है। कंजम्पशन से ना तो इनकम की डिटर्मिनेशन इस तरह हो सकती है और ना ही गुड्स की सेल की हो सकती है। तो मेरा ख्याल है ये तो बहुत ही गलत बात है। सर, अब ये सारी जो एक्सरसाइज की जा रही है, जाहिर है कि नेशनल किटी में पैसे आए ताकि हमारा डेफिसिट जो है उसको दूर किया जा सके, कम किया जा सके। फिगर मैं अभी थोड़ी देर पहले आई आपके साथ कोट करना चाह रहा हूं कि करंट अकाउंट डेफिसिट फॉर 11 मंथ्स, जो रवा माली साल है उसके 11 मंथ्स का $15.199 बिलियन, 15 अरब 19 करोड़ डॉलर का हमारा तिजारती खसारा है, जो कि पिछले साल इन्हीं महीने में 11 महीने में महज 1 अरब और 18 करोड़ डॉलर था। ये 11 मंथ्स की परफॉर्मेंस है। अब इतना बड़ा जो डेफिसिट है, ये किस तरीके से ब्रिज होगा, ये कुछ समझ में है? जब आप FBR की सारी जो कलेक्शन है उसका आप 50-60% तो आप इंपोर्ट स्टेज पे इकट्ठा करते हैं, तो आपका तो इंसेंटिव ही ये है कि इंपोर्ट्स बढ़े, तो फिर आपका करंट अकाउंट डेफिसिट ही होगा। ये अजीब सी हमारी फिस्कल पॉलिसी के अंदर कंट्राडिक्शन है कि एक तरफ हम इंपोर्ट के ऊपर एम्बार्गोज लगाना चाहते हैं और दूसरी तरफ FBR की जो हैवी रिलायंस है वो इंपोर्ट्स के ऊपर है। जब तक FBR जो है वो नेट इनकम के ऊपर टैक्स नहीं करता और हम सारे विद होल्डिंग टैक्सेस खत्म नहीं करते, चाहे वो सेल टैक्स हो चाहे इनकम टैक्स हो कस्टम के लेवल के ऊपर, उस वक्त तक तो हम अपना ये फिस्कल डेफिसिट क्या, अब अपना करंट अकाउंट डेफिसिट भी बढ़ाते रहेंगे। फिस्कल डेफिसिट का भी आप देख लीजिए, सारे टैक्सेस लगाने के बावजूद भी हमारा 4 ट्रिलियन के करीब फिर भी खसारा है, तो क्या फायदा हुआ, इतने टैक्स भी लगाए और खसारा वहीं का वहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर इकरामुल हक हमारे काम को इस वक्त डिस्कस कर रहे थे, जिसकी वजह से सुपर टैक्स लगाने की नौबत पड़ी और मामला जो है वो वहीं पर हैं, आगे पीछे कोई पेशरफ्त नहीं है। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।